हेलो डियर स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल अपन ने इसी से रिलेटेड जो आईआर और आपके यूवी है उसमें डिफ्रेंशिएट किया था। आज अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें डिटेल्ड इसकी अपन स्टडी करेंगे। तो देखो क्या बताया गया है कि मान लो कोई एक प्रकाश स्रोत है और ख़ासकर वो क्या हो, आपके एक वर्णीय हो, तो जब उसको किसी विलयन से गुजारा जाएगा तो जो अवशोषण क्षेत्र है, यदि अवरक्त क्षेत्र की रेंज का जो अवशोषण है उसमें देखने को मिलता है तो इस प्रकार जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है उसे आईआर स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और ये जो आईआर स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसका अपने स्टडी करेंगे तो ये आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसको डिटेल्ड अध्ययन इसका किया जाएगा। इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी क्या है जाना जाएगा। अब इसमें आगे देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आईआर रीजन है जहाँ पर क्या हो रहा है, आपके विकिरणों का अवशोषण हो रहा है, वो आपके 50 पर सेंटीमीटर से लेकर 12,500 पर सेंटीमीटर इसमें क्या किया जाएगा, अवशोषण देखने को मिलेगा। जिसमें क्या बताया गया है कि जो आईआर रीजन है सामान्यतः आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर आपके डिटेक्शन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने के अंदर इसका उपयोग है आपके किया जाता है। जिसमें अपन बात करें कि जो ओवरऑल आईआर रीजन है उसका तो मान यहाँ तक प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो आईआर रीजन है ये भी आपके 3 रीजन के अंदर आपके डिवाइड होता है। जिसमें क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसको फार आईआर बोलते हैं, सुदूर अवरक्त बोलते हैं, इसमें 50 से लेकर आपके 667 पर सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है, इसमें अवशोषण देखने को मिलता है। सेकेंड टाइम अपन बात करें जिसमें आपके 667 से लेकर आपके 4000 पर सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है, आपके जो मिडिल आईआर है, मध्यम अवरक्त क्षेत्र है, उसके अंदर इसमें आपको रीजन देखने को मिलेगा। थर्ड अपन बात करें इसमें जो रीजन है इसको नियर आईआर, जिसमें अपन बात करें आपके निकटतम अवरक्त क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है, यहाँ का जो 4000 से लेकर 12,500 पर सेंटीमीटर तक यहाँ पर अवशोषण देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो रीजन इसमें डिवाइड किए गए हैं, जो मेन रीजन जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन के या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन की बात करें तो आपके यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होता है। इस बीच के अंदर आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन मेनली आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो मिडिल आईआर है ये आपके अपने कहा कि मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन यही है आपका, क्या बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन आपका यही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये भी आगे 2 भाग के अंदर इसमें डिवाइड हो जाता है। जिसमें बात करें जो फर्स्ट पार्ट है इसका बॉन्डिंग वाइब्रेशनल और सेकंड इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर जो बंध से रिलेटेड जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें दिखाएंगे, और सेकंड जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये आपके मेनली इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसको डिटेक्शन के अंदर काम में आएगा स्ट्रेचिंग वाले में। और जो आपके बॉन्डिंग रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा है ये आपके फिंगरप्रिंट रीजन है, उससे रिलेटेड इसमें डिटेक्शन आपके किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः मान लो कोई अणु है उसमें यदि क्या उपस्थित हो, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें क्या हो रहा है, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई गई है कि ये आईआर एक्टिव है या इनएक्टिव। इसके लिए क्या बताया गया है कि किसी अणु के अंदर अगर बॉन्ड को बताना होता है, यानी इसमें
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या कोई किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तब तो वो इसमें IR एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर यही बात किसी पूरे मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो क्या बताया है, यही आपके मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो ये आपके IR इनएक्टिव रीजन हो जाता है। मतलब वो उसमें IR स्पेक्ट्रम है क्या करेगा, किसी पूरे मॉलिक्यूल के लिए क्या करेगा, इसमें डिटेक्शन नहीं करेगा। अपन ने इसका शुरुआती जब इंट्रोडक्शन कहा था तो हमने यही चीज़ बताई थी कि ये किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर बात करें तो ये उसके फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन के अंदर काम में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो अपने रिप्रेजेंट की गई है कि जिसमें कोई कंपाउंड क्या कर रहा है, अपने फंक्शनल ग्रुप का उसमें डिटेक्शन कर रहा है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो IR रीजन है इसके लिए जो सोर्स है, यानी जो अपन ने कहा कि कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत इसमें उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अपने IR सोर्स हैं जनरली आपके सिलिकॉन से बने हो या कोई सिलिकॉन की रोड हो, जिसको अपन ग्लोबर के नाम से भी क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें IR सोर्स इसमें फर्स्ट इसमें ये यूज़ किया जाता है। अब इसमें अपन सेकंड वाले जो सोर्स बताया गया है क्या है कि यहाँ पर कुछ मेटल्स के कंपाउंड्स हैं, उनको क्या किया जाता है, आपके सोर्स के रूप में उनका यूज़ किया जाता है। जैसे क्या बताया गया है, जो आपके जिंक है, थोरियम है, सीरियम है, इनका उपयोग क्या किया जाता है, IR सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, जो क्या करेंगे किसी सॉल्यूशन पे अपने जो वीकेंड है, अपनी रेडिएशन है, वो उन पर क्या करेंगे, डालेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा, आपको IR स्पेक्ट्रा बनेगा। और इस रेंज के अंदर आपको IR स्पेक्ट्रा इसमें देखने को मिलता है। जनरली क्या बताया गया है कि जो IR स्पेक्ट्रा है ये तीनों फेज के लिए अपने काम में आता है। अर्थात अपन यूँ कहें कि आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर, कोई सॉलिड फॉर्म में हो या कोई गैस फॉर्म में हो, इन तीनों के लिए ही आपके जो IR स्पेक्ट्रा है यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरली इसमें फॉर्म हो जाता है। अब बात करें कि यहाँ पर अभी तो अपने सोर्स की बात की, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि यहाँ पर जो अपन सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं उसके लिए जनरली ये बताया जाता है कि उस सोर्स के अंदर या उस कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर आपके जो मेन कंडीशन है वो आपके उसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसमें IR स्पेक्ट्रम है उसमें आसानी से फॉर्म हो जाता है। अब इसके लिए क्या बताया गया है, जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जनरली आपकी जो आयनी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें KBr, NaBr, CF2 और एक और आपका आता है नाइजोल। इनका क्या किया जाता है, इनको आपके जो IR रीजन के अंदर जो आपके सोर्स हैं, जो सॉल्यूशन है, जो अपने पदार्थ हैं, उनको क्या किया जाता है, इनसे उनको बनाया जाता है, जिससे क्या बताया गया है, इनके अंदर IR स्पेक्ट्रम है, इसमें जनरली आसानी से फॉर्म हो जाता है। अब कुछ बातें यहाँ पर और बताई गई हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कि यहाँ पर यह मान लो कि अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट हो और उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन देखना हो, यानी अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए बात कर लें, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इसका रीजन प्राप्त होता है ये इसमें 250 पर सेंटीमीटर से 450 पर सेंटीमीटर तक इसमें क्या देखने को मिलता है, ये रीजन इसमें प्राप्त होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है
उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन यहाँ पर, यानी इसके लिए IR स्पेक्ट्रा इस रेंज तक क्या देखने को मिलता है यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर अपन ने मेन एक चीज़ तो बता ही दी कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है वो आपके 667 पर सेंटीमीटर से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेन रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अपन बात करें कि ये रीजन जो डिवाइड हुआ है इसमें आपके बॉन्डिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर जब स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो आपके जो बॉन्डिंग वाइब्रेशन है उससे ज़्यादा क्या आपके करेगा, स्थायित्व रखेगा। अब अपन इस चीज़ को किसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपने पास एग्जाम्पल जनरली आपके मिलता है H2O कि इसमें जनरली एग्जाम के अंदर सवाल आता है कि H2O जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है इसके अंदर किस तरह का जो वाइब्रेशनल आपके स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलता है। तो अपन देखेंगे कि किस तरह से उसमें वाइब्रेशन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो अपन किसके लिए बात करें, किसी कंपाउंड के लिए, और अपन जनरली अपने H2O के लिए बात करें। तो क्या बताया गया है यहाँ पर जो H2O है उसके लिए जो वाइब्रेशन है वो आपके किस तरह से प्राप्त होता है, इसमें आपके कैंचीनुमा इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर मेन आपके इस तरह से कि जैसे अपने टेलर वाली कैंची चलती है उसके हिसाब से इसमें क्या देखने को मिलता है, इन कंपाउंड्स के अंदर वाइब्रेशन है इसमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके लिए एक रीज़न बताया गया है कि यदि आपकी जो रेडिएशन एनर्जी है, क्या बताया गया है, यदि वो 100 प्रति सेंटीमीटर से लेकर यदि वो 10,000 के तक प्राप्त होती है तो क्या बताया गया है यहाँ पर आपके वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए क्या बताया गया है, इसको अपन किस नाम से जानेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, IR को जाना जाता है। अपन यूँ कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसी का एक कंटेंट क्या हो गया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मेन कंटेंट क्या हो गया, आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर देखो एक चीज और बताई गई है साथ में कि मान लो इससे पहले यानी 100 प्रति सेंटीमीटर से पहले भी यदि कोई कंपाउंड क्या करता है, अपना रीजन फॉर्मेशन करता है, उसमें अपने एनर्जी का अवशोषण करता है, रेडिएशन को ग्रहण करता है और अपना स्पेक्ट्रम देता है, तो वहां पर सामान्यतः जो रोटेशन होता है, क्या बताएं, यहाँ पर सामान्यतः जो कंपाउंड है उसमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशन देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे कंटेंट को अगर एक साथ लें तो क्या बताया गया है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी क्या किया जाता है, यहाँ पर जाना जाता है। अब कुछ जो वाइब्रेशनल है, जैसे अपन ने एक की बात की कि सीजरिंग, कैंचीनुमा, दूसरी बात करें और रॉकिंग, तीसरी बात करें इसमें जो आपकी वेगिंग, और लास्ट इसमें बात करें कि ट्विस्टिंग, कि भी किसी में क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, मतलब उसमें उसकी स्थितियां अचानक से बदलती हैं। तो इस तरह के जो IR स्पेक्ट्रा है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपन ने जो थोड़ी देर पहले अपने लिखा था, एक तो फिंगरप्रिंट, जो बॉन्डिंग वाइब्रेशन लिखा था, उसी में आपके एक नाम लिखा था
फिंगरप्रिंट रीजन। तो क्या बताया गया है कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसमें जो अपने अवशोषण देखने को मिलेगा किसी कंपाउंड के लिए, तो सामान्यतः ये 667 पर सेंटीमीटर से लेकर आपके इसमें 1500 या 1500 पर सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट रीजन देखने को मिलता है। मतलब फिंगरप्रिंट के अंदर भी जो मेथड है उसमें इसका क्या किया जाता है, IR स्पेक्ट्रम उसका बनाया जा सकता है। साथ ही आपने जो स्ट्रेचिंग एनर्जी वाला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखा था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखा था, उसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो अवशोषण देखने को मिल रहा है वो आपके 1500 पर सेंटीमीटर से लेकर इसमें 4000 पर सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इसमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात करें, यदि 100 से कम का कोई अवशोषण स्पेक्ट्रम बन रहा है और IR रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके किस तरह का वाइब्रेशन दिखाएगा, या आपने किस इसमें क्या दिखाएगा, आपके रोटेशनल इसमें दिखाएगा आपके स्पेक्ट्रम। तो क्या बताया गया है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें आपके मेनली हर तरह के कंपाउंड, जिसमें बात करें चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो आपके किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, इन सब के लिए IR स्पेक्ट्रम आपके क्या होता है, इसमें बनाया जाता है। मेन जो इनका रीजन है जिसको अपन बात करे थे, जो मिडिल IR है, उस रीजन के अंदर क्या किया जाता है, इसमें IR स्पेक्ट्रम अच्छे से तैयार बनता है। और इस रीजन के अंदर अपने को बात करें तो आपके जो अवशोषण है वो इस रेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा, IR स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो मेनली आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है वो तो ये है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके से रोटेशन करेगा, उसमें वाइब्रेशन दिखाएगा। तो जो IR है तो क्या है, आपके हर तरह के कंपाउंड्स के लिए क्या है, इसमें काम में आता है। कल अपने इसके लिए कुछ बातें भी कही थी कि भी जो IR है उसके लिए कोई कंपाउंड शुद्ध हो, ठीक है, और इसमें क्या बताएगी, जो सुग्राहिता है ये भी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जनरली अपन एक चीज़ कही थी कि जो मटेरियल है वो किसके काम में लिए जा रहे हैं, यहाँ पर NABR, KBr, CaF2 और नाइजोल कि इनसे बड़े मटेरियल ही क्या करेंगे, आपके IR स्पेक्ट्रम आसानी से इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में क्या बताएंगे, यहाँ पर क्या जो कांच है या कोई अपन क्वार्टर्स कह दें, इन सब से रिलेटेड जो अपने स्पेक्ट्रम है वो क्या नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो होप यू आपको ये जो वीडियो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपको जो समझ में आया होगा। और कल हम इसी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह से वाइब्रेशन है वो देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी वाइब्रेशन के टाइप हैं वो आएंगे, अपन उनकी बात करेंगे। और अपन इसी जो अपनी वीडियो है इसको आगे कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।